कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, कई हजार साल आगे, जब दुनिया भर के देशों के बीच 60 मिनट वॉर नाम का एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंसानों ने धरती को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था। युद्ध के बाद जो भी लोग जिंदा बचे, उन्होंने मिलकर अपने नए शहर बनाए, जो बड़े बड़े टायरों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद बड़े बड़े शहरों ने छोटे शहरों और गांवों का शिकार करना शुरू कर दिया। वे छोटे शहरों को पकड़कर वहां के लोगों को हराते और अपना गुलाम बना लेते थे। मगर एशिया में कुछ शहरों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने आपस में समझौता करके हाथ मिला लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे इलाके के चारों तरफ शील्ड वॉल नाम की एक सुरक्षा दीवार बना ली, ताकि बाकी शहर उन पर हमला न कर सके। फिर एक दिन हम हेस्टर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि लंदन शहर सेल्सगन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन थर्डियस वैलेंटाइन को खत्म करना। इसलिए वह खुद को गांव के लोगों में मिला लेती है, ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ लंदन पहुंच जाए। तभी अचानक अलार्म जोर जोर से बजने लगता है और सेल्सगन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भागने लगता है। इसी वजह से गांव के अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्सगन अपनी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था। तब सेल्सगन के ड्राइवर्स ने सारा अनाज जमीन पर गिरा दिया, ताकि शहर का वजन कम हो जाए और वह तेजी से भाग सके। अब सेल्सगन तेजी से एक खाई की तरफ बढ़ रहा था और जल्द ही उसमें गिरने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ड्राइवर्स ने दिशा बदल दी। अचानक मोड़ने की वजह से शहर के कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग हो गए। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया। वे सेल्सगन को रस्सियों से पकड़कर खींचने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव लंदन शहर में समा गया। जब सेल्सगन के लोग लंदन के अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश दिया गया। इस दौरान हम थर्डियस वैलेंटाइन के साथ काम करने वाले हिस्टोरियन टॉम नेट्सवर्थी को देखते हैं। वह स्मार्टफोन और टोस्टर जैसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को देखकर उनका इतिहास समझने की कोशिश कर रहा था और अपनी सहयोगी कैथरीन वैलेंटाइन का इंतजार कर रहा था। लेकिन टॉम हमेशा की तरह आज भी लेट था। वह बहुत तेजी से भीड़ को चीरता हुआ म्यूजियम पहुंचा और फिर उसने 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने में कैथरीन की मदद की। टॉम ने उसे एक ऐसी मशीन दिखाई जिसे उसने पुराने पुर्जों को जोड़कर बनाया था। इसमें उसने एक वीडियो चलाई जिसमें मेडुसा नाम के एक न्यूक्लियर हथियार के हमले से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। मेडुसा नाम के इस खतरनाक न्यूक्लियर हथियार को रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने एक क्रैश ड्राइव बनाई थी। हाल ही में टॉम ने देखा था कि उसके कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं, लेकिन जब उसने यह बात अपने बॉस को बताई तो उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद टॉम कैथरीन को एक खुफिया कैबिन में ले गया जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता था। अंदर उसने प्राचीन हथियारों के कई पुर्जे संभाल कर रखे हुए थे, मगर टॉम यह नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुपकर यह सब देख रहा है। टॉम ने कैथरीन से कहा कि वह इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूम लोगों की जान न ले सके। लेकिन जैसे ही टॉम और कैथरीन वहां से बाहर निकले, हर्बर्ट ने टॉम से कहा कि अब से वह हिस्टोरियन नहीं है, उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई का काम करना होगा। हर्बर्ट जानता था कि इस वक्त बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होगी और टॉम समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। वह इसी बहाने टॉम को नौकरी से निकालना चाहता था, मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वह उसे वहां जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। इसके बाद कैथरीन अपने VIP पास का इस्तेमाल करके टॉम को अपने साथ खास एलिवेटर्स में ले गई। इस दौरान टॉम ने कहा कि उसे किसी भी हालत में नीचे के लेवल में जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए गए डिवाइस चुराकर म्यूजियम में ले जाने होंगे। अगर वह समय से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन डिवाइसों को कूड़ेदान में फेंक देंगे और फिर उन्हें आग में जला दिया जाएगा। उधर निचले लेवल्स में सेल्सगन से पकड़े गए कैदियों की जांच की जा रही थी और उनके हथियार छीने जा रहे थे, लेकिन हेस्टर बड़े आराम से वहां से आगे निकल गई, क्योंकि उसने अपना चाकू कपड़ों में छुपा कर रखा हुआ था। उधर टॉम जल्द ही कूड़ेदान तक पहुंचा और वहां पड़े पुराने डिवाइस इकट्ठा करने लगा। तभी वहां उसे एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला। यह देखकर टॉम को पता चला कि इंजीनियर्स ने म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा लिए हैं। तभी पास में सेल्सगन का एक आदमी गार्ड को धक्का दे देता है, जिससे वहां कैदियों और गार्ड्स के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान वैलेंटाइन की नजर हेस्टर पर पड़ जाती है। हेस्टर को जैसे ही मौका मिलता है वह वैलेंटाइन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम वक्त रहते उसे पकड़ लेता है और उसका चाकू दूर फेंक देता है। ये देखकर हेस्टर गुस्से में आ जाती है और टॉम को पीटने लगती है। उसी वक्त वहां अलार्म बजने लगे हैं, यानी ऑफिसर्स अब वहां पहुंचने ही वाले थे। हेस्टर तुरंत वहां से भाग निकलती है और टॉम उसका पीछा करने लगता है। हेस्टर एक टूटे हुए पुल से कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है और टॉम भी उसके पीछे कूद जाता है। अब वे दोनों सेल्सगन गांव के अंदर पहुंच चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। अब उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीनों से बचते हुए वहां से भागना था। ऊपर से एक के बाद एक बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थीं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर बाहर निकलना था। अब दोनों एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए भाग रहे थे। तभी पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसी पल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। तब टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेस्टर ने सामने वैलेंटाइन को देख लिया। उसे देखते ही वह उसी पल वापस मुड़ गई। अब वह पकड़े जाने से बचने के लिए कूड़ेदान के कुएं में कूद गई, लेकिन अचानक टॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तब हेस्टर ने टॉम से कहा कि वह वैलेंटाइन से उसकी मां के बारे में पूछे। इसके बाद हेस्टर ने टॉम का हाथ छुड़ा लिया और खुद कुएं में कूद गई। कुछ ही पलों बाद वैलेंटाइन भी वहां पहुंच गया। हेस्टर ने मौका देखकर उसे भी कुएं में धक्का दे दिया। जल्द ही कैथरीन और बाकी गार्ड्स भी वहां आ गए। वहीं कैथरीन की नजर बेविस नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो पहले से ही वहां छुपा हुआ था। खैर, अब इस कूड़ेदान के कुएं से शहर का सारा कूड़ा बाहर गिराया जाता था, इसलिए जाहिर था कि टॉम और हेस्टर भी उसी रास्ते से बाहर गिरे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, लेकिन वे अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रैक के पास छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन्स वापस चले गए तो हेस्टर ने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वह हेस्टर का पीछा करने लगा। हेस्टर ने गुस्से में आकर उसे चाकू
चाकू से धमकाया, मगर टॉम फिर भी नहीं रुका। उसने हेस्टर से कहा कि इस वक्त दोनों के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। वहीं दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रोम ने थडियस को डांटा क्योंकि वह अभी तक अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहा था। थडियस ने बताया कि उसके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की कमी है, जिसकी वजह से उसका काम पूरा होने में कई हफ्ते और लगेंगे। तभी थडियस ने उसे वह फ्यूजन सेल दिखाया जो उसे सेल्सगन के कैदियों से मिला था। इसके बाद एक साइंटिस्ट ने उसे बताया कि समुद्र के किनारे मौजूद एक जेल में एक ऐसा जीव पकड़ा गया है जो आधा जॉम्बी और आधा रोबोट है। वह एक बेहद खतरनाक शिकारी है जो हमेशा हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। ये सुनते ही थडियस समुद्र की ओर निकल पड़ा। वहाँ समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का वह खतरनाक जीव बंद था। असल में श्राइक हेस्टर की तलाश इसलिए कर रहा था क्योंकि हेस्टर ने उससे किया हुआ एक वादा तोड़ दिया था। इसी वजह से श्राइक अब उसे मारना चाहता था। थडियस भी यही चाहता था कि श्राइक हेस्टर तक पहुंचे, इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से जेल पर हमला किया और उसकी जंजीरों को तोड़ डाला ताकि जेल नीचे गिर जाए और श्राइक आजाद हो जाए। वहीं दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस को ढूंढ लिया और उससे पूछा कि आखिर हेस्टर और टॉम के साथ वास्तव में क्या हुआ था। तब बेविस ने खुलासा किया कि थडियस कैथेड्रल में किसी एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उस प्रोजेक्ट की एड में एक बहुत बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। लेकिन बेविस खुद भी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि कैथेड्रल के गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं देते थे। ये सुनकर कैथरीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उधर हेस्टर और टॉम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हेस्टर ने टॉम को जिंदा रहने के लिए गंदा पानी पीना सिखाया। इसके बाद उसने टॉम के साथ अपना खाना भी बांटा, मगर टॉम यह देखकर काफी घबरा गया क्योंकि वह खाना करीब 1000 साल पुराना था। लेकिन हेस्टर ने उसे समझाया कि पुरानी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया यह खाना कभी खराब नहीं होता। फिर रात हो गई और हेस्टर सो गई। सोते समय उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें वह एक खेत में तेजी से दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर लगी गहरी चोट से खून बह रहा था। जब हेस्टर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉम अपने हाथ पैर हिलाकर उनकी तरफ आ रहे 2 गांवों को बुला रहा था ताकि वे दोनों वहां पनाह ले सकें। लेकिन बदकिस्मती से वे लोग हमलावर निकले। उन्होंने दोनों को पकड़ने के लिए शिकंजे फेंक दिए और उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करने लगे। उसी पल टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर दोनों पूरी स्पीड में वहां से भागने लगे। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, इसलिए हेस्टर ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही टॉम ऊपर पहुंचा, हेस्टर वहां से गायब हो चुकी थी। उधर दोनों गांवों के लोग उन पर हमला करने ही वाले थे कि टॉम पीछे की तरफ खिसका और अचानक एक सुरंग में गिर गया। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही उस सुरंग में गिरकर स्कटलर्स नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों बाद यह शहर भी चलने लगा। शुरुआत में वहां के ड्राइवर और उसकी पत्नी ने हेस्टर और टॉम के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। वहां बैठे बैठे हेस्टर ने टॉम को अपने अतीत के बारे में बताया। उसने बताया कि जब वह सिर्फ 8 साल की थी तब उसकी माँ पेंडोरा की मौत हो गई थी। पेंडोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो दुनिया भर में घूमकर इतिहास के बारे में नई नई जानकारियां ढूंढने की कोशिश करती थी। थडियस भी अक्सर उनसे मिलने आया करता था। लेकिन एक दिन पेंडोरा और थडियस को जमीन के अंदर से एक ऐसी चीज मिली जो बेहद खतरनाक थी। जब पेंडोरा को पता चला कि थडियस उस चीज का इस्तेमाल अपने किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए करना चाहता है, तो उसने वह बक्सा उससे छीन लिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान थडियस से एक गलती हो गई और पूरे घर में आग लग गई। तब पेंडोरा ने हेस्टर को एक नेकलेस दिया और उससे कहा कि वह इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखे। लेकिन तभी अचानक थडियस ने पेंडोरा पर चाकू से हमला कर दिया। हेस्टर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान थडियस के चाकू से हेस्टर के चेहरे पर गहरी चोट लग जाती है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए हेस्टर वहां से भाग निकलती है और उसी दिन से उसके दिल में थडियस के खिलाफ बदले की आग जलने लगी है। हेस्टर की कहानी सुनने के बाद टॉम ने उससे उसका चाकू मांगा। फिर उसने जमीन पर मौजूद एक पेंच निकालकर वहां लगा हुआ एक फट्टा खोल दिया। अब दोनों के पास वहां से कूदकर अपनी जान बचाने का मौका था, मगर हेस्टर की टांग में चोट लगी हुई थी और वह इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं कूद सकती थी। इसलिए उसने टॉम से अकेले कूदकर अपनी जान बचाने को कहा, लेकिन टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। उसने वापस जाकर वह फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी दोनों को एक दूसरे गांव में ले गए जहां वे हेस्टर और टॉम को गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। कुछ ही देर में वहां दोनों की बोली लगनी शुरू हो गई। तभी एना फेंक नाम की एक मशहूर विद्रोही वहां पहुंची और उसने कहा कि वह हेस्टर को खरीदना चाहती है। लेकिन बोली लगाने वाला आदमी जानता था कि एना के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है, इसलिए वह एना को भी पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगर एना ने उसी वक्त अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर में गोली मार दी। ये देखते ही वहां मौजूद भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई। एना अपनी तरफ आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। इसी दौरान हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठा ली और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे आजाद कर दिया। इसके बाद दोनों साथ मिलकर वहां से भाग निकले। उधर एना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वह उस पर हमला करने वाले हर आदमी का बेरहमी से मुकाबला करने लगी। यहाँ तक कि उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वह लात मारकर भी अपने दुश्मनों को गिरा रही थी। उधर टॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके चारों तरफ छोटे छोटे चलते फिरते शहर और गांव मौजूद थे। दोनों किसी तरह उनके बीच से निकलते हुए एक खुले इलाके में पहुंच गए, लेकिन तभी श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों एक चलते हुए शहर के बड़े टायर पर कूद गए। इसके बाद वे दूसरे टायर पर कूदे हुए एक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे, मगर श्राइक भी आसानी से उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। वह हेस्टर पर हमला करने ही वाला था कि तभी एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां पहुंच गई और उसने श्राइक पर गोलियां बरसा दी। मौका मिलते ही हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई। इसके बाद एना टॉम को लिए बिना ही वहां से निकल पड़ी, लेकिन हेस्टर टॉम को मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके सहारे प्लेन की ओर चढ़ने लगा। लेकिन पीछे से श्राइक भी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगा। अब एना ने हेस्टर को एक ब्लेड देते हुए रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। जब वे थोड़ी दूर निकल गए तो एना ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया और हेस्टर के जख्मों का इलाज करने लगी। एना ने बताया कि वह उसकी माँ पेंडोरा को जानती थी। पेंडोरा की मौत के बाद से ही वह हेस्टर की तलाश कर रही थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टर ने इतने साल
अकेले कैसे गुजारे। तभी टॉम को एहसास हुआ कि शायद श्राइक ने ही हेस्टर को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनते ही हेस्टर गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने आ चुका था। लेकिन बाद में उसने अपनी पूरी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी माँ की मौत के बाद हेस्टर अकेली दर दर भटकती रही और आखिरकार एक दिन वह बेहोश होकर गिर गई। तभी उसकी मुलाकात श्राइक से हुई। श्राइक ने उसे पनाह दी और उसका नेकलेस भी अपने पास रख लिया। उसकी गाड़ी में कई सारी डरावनी गुड़ियाएं थीं। हेस्टर ने यह देखकर अंदाजा लगाया कि शायद श्राइक खुद को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने श्राइक के इंसानी रूप की एक तस्वीर देखी थी। खैर, अब श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह लोगों को अगवा करे। हेस्टर ने उससे वादा भी किया था कि वे दोनों मिलकर यह काम करेंगे। लेकिन एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और वहाँ थर्डियस वैलेंटाइन भी मौजूद है, तो उसी दिन के बाद से श्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढने लगा। कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन पहुंचा, जो आसमान में बना हुआ एक विशाल शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। एना ने वहाँ मौजूद लोगों को बताया कि पेंडोरा ने कोई बेहद रहस्यमय और खतरनाक सच पता लगा लिया था। इसी वजह से पेंडोरा ने एना से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा। इधर टॉम को पता चला कि थर्डियस लगातार पुराने इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इकट्ठा कर रहा है। तभी टॉम ने एक अजीबोगरीब निशान बनाया और हेस्टर ने उसे देखते ही पहचान लिया। टॉम ने बताया कि पेंडोरा के उस रहस्यमय डिब्बे के अंदर एक बेहद ताकतवर क्वांटम एनर्जी बॉम्ब मौजूद है। यह सुनकर एना को शक हुआ कि कहीं थर्डियस इस बॉम्ब का इस्तेमाल किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तो नहीं कर रहा। इसके बाद टॉम और एना थर्डियस के डायरेक्टर से मिले। वहां उन्हें पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कैबिन में घुसकर उसके सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चुरा लिए हैं। इसके बाद टॉम ने उन्हें एक खुफिया दीवार दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां बनी हुई थीं। जाहिर था कि इन सीढ़ियों पर चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यही रास्ता उन्हें सीधे कैथेड्रल के अंदर पहुंचा सकता था। आखिरकार कुछ समय बाद वे दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थर्डियस ने चुराए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पेंडोरा के रहस्यमयी बक्से की मदद से अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इस हथियार का नाम मेडूसा था। यही वही हथियार था जिसके बारे में कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था और जिसने अतीत में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लेकिन उसी समय मेयर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंच गया, क्योंकि थर्डियस ने मेडूसा को उसकी अनुमति के बिना उसकी दिशा में मोड़ दिया था। जैसे ही क्रोम की नजर मेडूसा पर पड़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोम ने थर्डियस से कहा कि इंसानों को इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और उसे इस खतरनाक हथियार को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद उसने इंजीनियर्स को मेडूसा बंद करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थर्डियस ने क्रोम पर हमला कर दिया। इधर कैथरीन वहां छिपी हुई थी। अपने पिता को क्रोम पर हमला करते देखकर उसे आखिरकार अपने पिता की असलियत का एहसास हो गया। जल्द ही एयर हेवन में मौजूद विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसी पल श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया, मगर उनके किसी भी हमले से श्राइक पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, लेकिन श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता जा रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरे शहर में आग लग गई। अब एयर हेवन कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट्स में बैठकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उधर हेस्टर और टॉम भी भागते हुए एक एयरक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर एना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ियों से श्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उसी पल एना ने अपने जूते में लगे ब्लेड से श्राइक की छाती पर जबरदस्त वार कर दिया, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी। इसके बाद विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बम फेंका जो सीधा उसकी टांग पर जाकर लगा। बम में धमाका होते ही जमीन में एक बड़ा छेद हो गया और श्राइक नीचे जा गिरा। मगर वे लोग यह नहीं जानते थे कि श्राइक नीचे गिरने के बाद भी लोहे की रॉड्स के सहारे लटका हुआ था। वहीं टॉम और हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी ऐन वक्त पर श्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद श्राइक का मुकाबला करने लगा, लेकिन श्राइक ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद श्राइक टॉम की छाती पर खड़ा हो गया, लेकिन उसी पल हेस्टर ने श्राइक की टांग पकड़ ली और उससे टॉम की जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। हेस्टर की आंखों में आंसू देकर श्राइक अचानक हैरान रह गया। उसे एहसास हो गया कि हेस्टर अब टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से श्राइक का सिस्टम अचानक फेल होने लगा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। अंत में श्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस वापस लौटा दिया और उससे अपना वादा पूरा न कर पाने के लिए माफी मांग दी। इसके बाद श्राइक ने हेस्टर को छोड़ दिया, लेकिन तभी ऐन वक्त पर एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां पहुंच गई और टॉम तथा हेस्टर को बचा लिया। आखिरकार वे तीनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इधर कुछ ही पलों में एयर हेवन शहर नीचे गिरकर पूरी तरह तबाह हो गया। अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद से होकर शेनगुओ नाम के एक शहर में पहुंचा। ये ऐसा शहर था जो अब एक जगह स्थिर था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर घूमता नहीं था। अब वे तीनों जल्द ही वहां के गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें लंदन के खिलाफ पहले ही हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था, क्योंकि लंदन को तबाह करने पर वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। गवर्नर क्वान भी टॉम की बात से सहमत था, लेकिन अब सवाल यह था कि अगर वे लंदन पर हमला नहीं करेंगे तो आखिर उनके पास दूसरा रास्ता क्या था। अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शेनगुओ। अब पूरे शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब पहुंच चुका था। जल्द ही थर्डियस ने मेडूसा को एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर एना ने भी लंदन का मुकाबला करने के लिए कई एयरक्राफ्ट्स शील्ड वॉल से बाहर भेज दिए। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेडूसा की कहानी की एक तस्वीर दिखाई गई। तभी अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसके अंदर एक क्रैश ड्राइव छिपी हुई मिली। यह देखकर हेस्टर को समझ आ गया कि यही वह चीज है जिसकी मदद से मेडूसा को बंद किया जा सकता है, इसलिए उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। उधर मेडूसा पहली बार पूरी तरह चार्ज हो चुका था और उसने शील्ड वॉल पर अपनी
एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस हमले में सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स और तोपें तबाह हो गईं और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान पहुंचा और वहां भयानक आग लग गई। चारों तरफ से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था, जिसकी चपेट में आकर और भी कई लोग मारे जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लंदन के आम लोग इस तबाही को देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। पहले हमले के बाद मेडुसा को दोबारा फायर करने के लिए कुछ मिनटों तक चार्ज होने की जरूरत थी। इसी मौके का फायदा उठाकर हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन के अंदर जाना होगा ताकि वे क्रैश ड्राइव की मदद से मेडुसा हथियार को हमेशा के लिए बंद कर सकें। अब एना उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने भी फैसला किया कि वे चारों तरफ से उन्हें सुरक्षा देंगे। जैसे ही वे लंदन के करीब पहुंचे, थडियस ने मेडुसा को दोबारा एक्टिवेट कर दिया। एना और उसके साथ मौजूद दूसरे पायलटों ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट्स मोड़ लिए और वहां से बचने की कोशिश की, लेकिन मेडुसा की ऊर्जा की वजह से उनके एयरक्राफ्ट्स को फिर भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से लंदन की सेना का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। वहीं एना अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से आगे बढ़ रही थी। अब लंदन की तरफ से उस पर धुआंधार गोलियां बरसने लगी। विद्रोहियों ने भी जवाबी हमला किया, जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गईं और वहां मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया। जल्द ही एक तेज रोशनी ने एना को ढूंढ लिया। एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खुद ही एक जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना करना शुरू कर दिया ताकि एना सुरक्षित तरीके से कैथेड्रल तक पहुंच सके। लेकिन इस वजह से वे सभी लंदन की सेना की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया। अफसोस, एना को बचाने की कोशिश में वे सभी विद्रोही अपनी जान गंवा बैठे। खैर, एना ने किसी तरह हेस्टर को कैथेड्रल तक पहुंचा दिया और रास्ते में आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराया। इसके बाद उसने अपने एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंप दी और खुद कैथेड्रल की छत पर कूद गई। उधर थडियस मेडुसा को दोबारा फायर करने वाला ही था कि एना ने अंदर पहुंचते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर थडियस को बचा लिया। इसी दौरान थडियस ने इंजीनियर्स को चेतावनी दी कि मेडुसा का सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। ये सुनते ही सभी इंजीनियर्स डरकर वहां से भाग निकले। उधर हेस्टर भी किसी तरह मेडुसा के कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच गई। इधर थडियस और एना के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन अचानक एना की नजर हेस्टर पर पड़ी, जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही थी। एना ने थडियस को पीछे धकेल दिया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर थडियस ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तब तक हेस्टर क्रैश ड्राइव को मेडुसा के सिस्टम में इंस्टॉल कर चुकी थी और आखिरकार मेडुसा बंद हो गया। अपना मिशन सफल होते देख एना ने राहत की सांस ली और वहीं अपनी आखिरी सांसें ले ली। अब मेडुसा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला गया था। इसी दौरान थडियस कैथरीन के सामने पहुंच गया। कैथरीन ने अपने पिता की असलियत जानने के बाद उसे मेडुसा जैसी खतरनाक चीज बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब मेडुसा का नष्ट होना तय था। उसी दौरान हम देखते हैं कि थडियस कंट्रोल रूम में पहुंचा और उसने वहां मौजूद सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना लगभग तय था। जब कैथरीन को इस बात का एहसास हुआ तो वह खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक ब्रेक्स टूट चुके थे। अब कैथरीन ने टॉम से संपर्क किया और उसे पूरी स्थिति बताई। तब टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वहीं दूसरी ओर थडियस हेस्टर को मारने ही वाला था कि तभी हेस्टर को अपने पिता के साथ बिताए पुराने दिनों की धुंधली यादें दिखाई देने लगी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर थडियस ने उस पर हमला कर दिया। उधर टॉम के प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। इसके बाद टॉम हवा में उड़ते हुए सीधा लंदन के इंजन तक पहुंचा और उस पर जबरदस्त वार किया। इंजन में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। उधर हेस्टर ने थडियस का सामना किया और दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर लड़ने लगे। कुछ ही देर में थडियस ने हेस्टर को नीचे गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा, लेकिन तभी हेस्टर ने चाकू निकाल लिया और अपने ही पिता के चेहरे पर वार कर दिया। इस हमले से थडियस बुरी तरह घायल हो गया। हेस्टर भी उसका पीछा करते हुए नीचे गिरने वाली थी, लेकिन टॉम ने ऐन वक्त पर अपने एयरक्राफ्ट की मदद से उसे बचा लिया। इसके बाद कुछ दूर जाने पर थडियस भी नीचे गिर गया और आखिरकार लंदन शहर जाकर रुक गया। अब शील्ड वॉल में बहुत बड़ा छेद हो चुका था। कैथरीन ने इस मौके का फायदा उठाया और लंदन के बचे हुए लोगों को उसी छेद के जरिए एशिया की तरफ ले गई। वहाँ कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर क्वान के आदेश के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। इसके बाद क्वान ने लंदन के लोगों का तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने शहर में पनाह दे दी। उधर एना के एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन पूरा होने के बाद बेहद खुश थे। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमने का वादा भी किया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।